हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों का पुनः हम स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम प्रतिदिन एक टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं मनोविज्ञान के, तो हमारी ये क्लास जो है या स्पेशल यूपी टेट और स्टेट के लिए चल रही है। यूपी के जो है स्टेट और यूपी टेट के लिए स्पेशल चल रही है, जो जुलाई में हमारा यूपी टेट आने वाला है। तो जैसा कि हम मनोविज्ञान का बुद्धि टॉपिक पढ़ रहे थे, तो बुद्धि टॉपिक में कल हमने जो है पढ़ा था थर्स्टन का समूह कार्य सिद्धांत। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत, अर्थात गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। इसे बोलते हैं त्रिविमीय त्रिआयामी या बुद्धि संरचना सिद्धांत। 1967 में दिया गया था गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि संरचना सिद्धांत इसको बोलते हैं त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत। इसको बोलते हैं त्रिविमीय या फिर त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं सिद्धांत। इसको दिया कितने था? तो इसको गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? तो इसको दिया था 1967 में। 1967 में जैसे किसने दिया था? तो हमने कहा किसने दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1967 में इसमें दिया था। गिलफोर्ड के द्वारा त्रिविमीय त्रिआयामी या बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था। और अब पूछे किसके द्वारा दिया गया था? तो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अब हम इसी के बारे में आगे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। गिलफोर्ड के अनुसार जैसा कि मानसिक योग्यता मनुष्य के मुख्य रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यक्ति की जो मानसिक योग्यता होती है, अर्थात मानसिक सोचने समझने तर्क करने विचार करने वितर्क करने की क्षमता जो होती है, वह 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। गिलफोर्ड ने यह बताया कि यह क्षमता जो होती है 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। इन्होंने कौन कौन से 3 तत्व माने हैं हम उनके बारे में देखेंगे। उन्होंने कहा संक्रिया विषय वस्तु। नंबर 1 हो जाएगा संक्रिया, नंबर 2 हो जाएगा विषय वस्तु और तीसरा हो जाएगा उत्पाद या परिणाम। गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिक योग्यता को 3 तत्वों से बनी बताया। गिलफोर्ड ने बताया अपने सिद्धांत में कि बुद्धि की जो मानसिक योग्यता होती है, अर्थात व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसकी मानसिक योग्यता, जो सोचने समझने तर्क करने वितर्क करने की क्षमता होती है, वह 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद या परिणाम। तो संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद या परिणाम हम इसी के बारे में जानते हैं। हम पहला पढ़ेंगे संक्रिया। संक्रिया क्या होती है? संक्रिया हम जान लेते हैं। नंबर 1 हमारा है संक्रिया। इसी के बारे में जानेंगे संक्रिया क्या है। यदि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना है, तो काम करने से पहले वह उसके बारे में एक बार सोचता है। इसी को संक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लें कि हमें जो है बाइक चलाकर मार्केट जाना है, तो हम पहले एक बार उसके बारे में सोचेंगे कि बाइक कैसे चलाएंगे और कैसे मार्केट जाएंगे। इसी को संक्रिया कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को करने से पहले एक बार उसके बारे में सोचता है। देखते हैं। इसमें व्यक्ति
किसी कार्य को, इसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले, इसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचता है। यही है संक्रिया। संक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहता है या करता है पहले उसके बारे में सोचता है, तो इसी को संक्रिया कहा जाता है। अब हमारा है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु का अर्थ होगा विषय वस्तु। हमारा अगला है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? तो विषय वस्तु, जैसे हमने कहा संक्रिया में व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसके बारे में सोचता है, और विषय वस्तु का मतलब होता है व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें प्रयोग वाली सामग्री या उसमें प्रयोग वाले उपकरण या उसमें प्रयोग होने वाली विषय वस्तु के बारे में सोचता है। विषय वस्तु का मतलब होता है व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री, वस्तु, विषय वस्तु आदि के बारे में विचार करता है या सोचता है। तो देखते हैं, व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें प्रयोग होने वाली, व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें प्रयोग होने वाली, उसमें प्रयोग होने वाली विषय वस्तु या सामग्री, हम लिख सकते हैं विषय वस्तु या सामग्री, इसी को उपकरण कह सकते हैं। सामग्री, उपकरण के बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचता है, इसी को हम विषय वस्तु कहते हैं। अब हमारा अगला होगा परिणाम, अर्थात जो परिणाम या उत्पाद। हम अब देखेंगे परिणाम या उत्पाद के बारे में। अब हम आगे देखेंगे उत्पाद के बारे में। अब हम देखते हैं उत्पाद या परिणाम के बारे में। देखेंगे उत्पाद या परिणाम के बारे में। उत्पाद या परिणाम के बारे में। उत्पाद या परिणाम के बारे में। इसमें बालक उस वस्तु पर विचार करेगा कि मान लीजिए हम यह काम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। मान लीजिए वह सोचता है कि यदि हम पढ़ाई करेंगे तो इसका परिणाम क्या, आगे चलकर इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। यदि हम पढ़ाई करते हैं तो इसका परिणाम आगे हमें क्या मिलेगा। तो व्यक्ति इसमें उत्पाद या परिणाम, उसका मतलब ही वही होता है कि यदि हम कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, इसके बारे में सोचा जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे। इसमें व्यक्ति में जो भी विचार होता है, उसी का परिणाम निकलता है। इसे व्यक्ति में जो भी बालक सोचता है, इसमें व्यक्ति में जो भी विचार होता है उसी का परिणाम निकलता है। इसमें व्यक्ति में जो भी विचार होता है उसी का परिणाम जो है निकलता है। अब
दिया था। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने संक्रिया पढ़ा। संक्रिया में क्या कहा, हमने सर्वप्रथम संक्रिया पढ़ा, फिर विषय वस्तु पढ़ा, फिर उत्पाद या परिणाम बताया। इसमें हमने कहा कि इसमें संक्रिया हमने पढ़ा, तो संक्रिया में हमने कहा व्यक्ति को जो भी करना होता है, जो भी कार्य करना होता है, संक्रिया में बताया, पहले उसके बारे में सोचता है। फिर विषय वस्तु में हमने पढ़ा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें प्रयोग होने वाली विषय वस्तु या सामग्री के बारे में सोचता है। तीसरा उत्पाद हमने बताया, तो उत्पाद में हमने बताया कि व्यक्ति जो भी सोचता है उसी का परिणाम सामने निकल आता है। हमारा यह तीनों हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। गिलफोर्ड ने 1967 ईस्वी में, जैसा कि गिलफोर्ड जो थे 1967 ईस्वी में एक बक्से का आकार का जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने इसको बुद्ध संरचना मॉडल बताया और उसी के आधार पर जो है उनके सिद्धांत का नाम बुद्धि संरचना सिद्धांत रखा गया। 1967 में गिलफोर्ड ने गिलफोर्ड ने बक्से के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। 1967 में गिलफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे बुद्धि संरचना का मॉडल कहा गया। 1967 में गिलफोर्ड के द्वारा एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। अब सर्वप्रथम इन्होंने जो बुद्धि के 120 तत्व बताए, फिर 150 तत्व बताए, फिर वर्तमान में 180 हैं। पहले इन्होंने 4, 5 और 6 के अनुपात में बांटा, फिर 5, 5 और 6 के अनुपात में बांटा, फिर 5, 6 और 6 के अनुपात में बांटा था। अब हम देखते हैं, पहला देखते हैं। पहले सिर्फ स्मृति व चिंतन शब्द का प्रयोग किया। तब कारक संख्या क्या थी? तब कारक संख्या कितनी थी? 4 × 5 × 6। कारक संख्या 120 थी। पहले इन्होंने 120 कारक बताया, उसके बाद में इन्होंने 150 कारक बताया, उसके बाद में 180 कारक बताया। हम आगे देखते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट इनका, इन्होंने क्या बताया? 3। हमारा दूसरा पॉइंट होगा क्या होगा? हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। चिंतन को 2 भागों में बांटा। इन्होंने चिंतन को 2 भागों में बांट दिया। जैसा हमने कहा था चिंतन को 2 भागों में, स्मृति और चिंतन उसमें बताया था, तो 120 थी। इसमें इन्होंने चिंतन को 2 भागों में बांटा। जब चिंतन 2 भागों में बांटा तो कारक संख्या बांटा, तब कारक संख्या कितनी हो गई? तब कारक संख्या हो गई थी 150। कैसे हुई 150? हम देखते हैं। तब कारक संख्या 5 × 5 × 6 के अनुपात में
मल्टीप्लाई जब कराया गया तो 150 हो गई। यहाँ कारक संख्या 150 हो रही है। अब अगला होगा, इन्होंने फिर तीसरी बार जब इन्होंने संशोधन किया तो इन्होंने 180 कारक कर दिए थे। नंबर 3 है हमारा, हम देखते हैं नंबर 3। बाद में 6 संक्रिया 5 विषय वस्तु व 6 परिणाम बताया। बाद में इन्होंने क्या बताया, बाद में 6 संक्रिया कर दिए, 5 विषय वस्तु और 6 परिणाम कर दिए, तब कारक संख्या कितनी हो गई 180। तब कारक संख्या 180 हो गई, 180 हो गई। हमारा गिलफोर्ड का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमने विस्तार से जो है गिलफोर्ड के बारे में बताने का प्रयास किया था। यहाँ से कई बार जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 120 कारक सिद्धांत, 150 कारक सिद्धांत, 180 कारक सिद्धांत के बारे में किसने बताया, तो किसने बताया है, गिलफोर्ड ने बताया है। बुद्धि संरचना सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत के बारे में किसने बताया है, तो गिलफोर्ड ने बताया है। हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।